भारत में महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दी गई है। हाल ही में एमपीसी की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में एमपीसी ने पिछले 5 सालों में पहली बार रेपो रेट में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिस निर्णय को अपने आप में एक ऐतिहासिक डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने रेपो रेट में या फिर जो बैंक रेट है उसमें कटौती नहीं की थी, जिसके बाद से लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कटौती होगी, अब कटौती होगी। पर लगातार हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो इस कटौती के विपक्ष में जा रहा था। पर अब इन्फ्लेशन क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, थोड़ा सा नियंत्रित हुआ है, तो उस नियंत्रण के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने आप को थोड़ा सा रूम देने की कोशिश की है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, लंबे समय बाद ये जो डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं, उन कारणों पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। वीडियो की रूपरेखा यदि आप देखें, सबसे पहले हम खबर को देखेंगे। खबर के बाद जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, रेपो रेट में कटौती का जो निर्णय है, इस निर्णय के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं उसको भी जानेंगे। फिर वैश्विक स्तर पर आपको क्या परिदृश्य देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इकोनॉमिक लेवल पर आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, उस पर बात करेंगे। रेपो रेट में कटौती का प्रभाव क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है, उस इंपैक्ट को भी समझेंगे कि आखिर अगर रेपो रेट में कटौती की गई है तो कहां कहां पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। एक सवाल भी यहां पर आपके लिए होने वाला है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन इकोनॉमी से जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं अपनी खबर पे। तो खबर यदि आप देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती करने का डिसीजन लिया है। पहले हमारी जो रेपो रेट थी वो 6.5% के आसपास हुआ करती थी और लगातार पिछले 5 सालों से 6.5% बनी हुई थी, लेकिन अब इसमें 25 आधार अंक, 25 आधार अंक का मतलब है 0.25%, इतनी कटौती यहां पर की गई है। और ये कटौती होकर के अब हमारी रेपो रेट कितनी हो गई है, रेपो रेट हो गई है 6.25%। तो ये एक बड़ा डिसीजन यहां पर आपको आरबीआई की तरफ से देखने को मिला था। पिछली बार यदि आप देखें तो पिछली बार आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में मई 2020 में कटौती की गई थी। तो मई 2020 के बाद से अब 5 सालों बाद आपको ये बड़ा बदलाव आरबीआई की पॉलिसी में देखने को मिला है। इसके अलावा आरबीआई की ये जो पूरी बैठक थी, ये बैठक इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो हमारे आरबीआई के नए गवर्नर हैं उनकी पहली बैठक जो है इसको माना जा रहा था। उनकी पहली बैठक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, वो भी आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो इसीलिए पूरी बैठक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, वो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है, इस बैठक में आगे आने वाला जो बैठकें होने वाली हैं उनके लिए अपने स्टांस में भी बदलाव किया है और स्टांस को जो है न्यूट्रल कर दिया गया है। न्यूट्रल स्टांस या फिर आरबीआई का जो स्टांस होता है, जो आरबीआई अपनी हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के अंत में बताता है, वो स्टांस अगली बैठक को लेकर के दिया जाता है कि अगली आने वाली बैठकें जो होने वाली हैं उसको लेकर के आरबीआई का रुख क्या रह सकता है। तो न्यूट्रल स्टांस का मतलब यह है कि अब भविष्य में आरबीआई जो है किस तरह का डेटा हमारी इकोनॉमी से निकल करके आता है, उस डेटा के आधार पर यह तय करेगा कि ओवरऑल अब आगे कैसा डिसीजन लेना है। तो अभी यहां पर इस न्यूट्रल स्टांस से तय होता है कि अभी आरबीआई ना तो बहुत ज्यादा कटौती के पक्ष में है, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी या रुकने के पक्ष में भी नहीं है। तो अब डेटा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि बेसिकली आरबीआई क्या डिसीजन आगे चल करके ले सकता है। ये फैसला यदि आप देखें तो ये फैसला व्यक्तिगत आयकर में कटौती के ठीक 1 हफ्ते बाद लिया गया है, जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। कैसे होगा ये, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं कारण क्या हो सकते हैं। कारणों को थोड़ा सा अगर आप समझें तो इस कटौती का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। इसके अलावा यहां से कर्ज जो है आपका और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो बीते दिनों आपको याद होगा हमने अपने जो हमारा न्यूज़पेपर वाला प्रोग्राम है उसमें चर्चा की थी कि आरबीआई की से उम्मीद जताई जा रही थी। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से फिस्कल पॉलिसी को लेकर के, यानी कि बजट का तो इस्तेमाल कर लिया गया है,
बजट के माध्यम से अब हम खपत यानी कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो आपका जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसकी जो कमान है वो सरकार के हाथ में होती है, वित्त मंत्रालय के हाथ में होती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी कमान होती है आरबीआई के हाथ में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ में। तो अब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका ये कहना था कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, अब जिम्मेदारी आरबीआई की है कि आरबीआई यहां पर सही डिसीजन ले, यहां पर जो आपका रेपो रेट है उसमें कटौती की जाए, ताकि रेपो रेट में कटौती के परिणाम स्वरूप आपकी जो ब्याज दरें हैं वो कम हो सकें, लोन का अमाउंट बढ़ सके, लोन सस्ता होगा इसकी वजह से, और जब लोन सस्ता होगा तो यहां पर आपका कंजम्पशन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये ओवरऑल यहां पर इस पूरे टॉपिक का हमने देखा कि कटौती के कारण क्या हो सकते हैं। तो इससे आपका जो कर्ज है वो सस्ता हो जाएगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लोग बैंकों से उधार लेंगे और उस उधार को इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाएगा, और वही इन्वेस्टमेंट आपका प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, वही इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी, वही इन्वेस्टमेंट जो है आपका कंजम्पशन को बढ़ाएगी। तो इस लिहाज से पूरा जो डिसीजन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे खास बात जो यहाँ पर निकल करके आती है वो ये है कि ये जो कटौती करने का निर्णय लिया गया है, ये निर्णय आपका सर्वसम्मति से लिया गया है, यानी कि सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है। तो ऐसा कोई भी मेंबर नहीं था जो कि इसके विरोध में था, लगभग सभी लोग जो थे वो कटौती करने के पक्ष में थे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपका यूनानिमसली डिसीजन लिया गया है, सबने एक साथ डिसीजन लिया है। तो इस डिसीजन पर अब सवाल उठाना जो है वो बिल्कुल भी लाजमी नहीं हो जाता है। आरबीआई के बयान की यदि आप बात करें, आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि मौद्रिक नीति रूपरेखा ने महामारी के कठिन समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। इकोनॉमिक पॉलिसी रूपरेखा यानी कि फ्रेमवर्क की यदि आप बात करें तो भारत सरकार की तरफ से साल 2015 में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि अब आरबीआई अपना जो इन्फ्लेशन है उस पर ध्यान देता है, खासतौर पर इन्फ्लेशन पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए अलग से एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में गठित हुई थी। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 सरकार की तरफ से आते हैं, और इनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है। तो अब सरकार केवल महंगाई पर जोर देती है। टारगेट भी हमने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है, 4% का टारगेट है, 4% प्लस माइनस 2 का टारगेट जो है हम अपने लिए बना करके रखते हैं। महंगाई को 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए और महंगाई को 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 6% से ऊपर या 2% से नीचे जाती है तो फिर आरबीआई को जवाब देना पड़ता है सरकार को रिपोर्ट के माध्यम से। तो हमने 2015 में आपका मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपनाया था, और आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि इस फ्रेमवर्क ने महामारी के कठिन समय में, जो एक चुनौतीपूर्ण समय था जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और महंगाई को कंट्रोल करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, उस समय में भी इस पूरी पॉलिसी ने भारत की काफी मदद की, और भारत जो है इस इकोनॉमिक सिचुएशन से बाहर निकलने में कारगर साबित हो पाया। इस रूपरेखा के लागू होने के बाद मुद्रास्फीति यानी कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज्यादातर लक्ष्य सीमा के भीतर रहा है। लक्ष्य सीमा क्या है? लक्ष्य सीमा है आपका 2 से 6% के बीच में, जिस पर अब भी हमने यहाँ पे चर्चा की, 4 ± 2। और आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर ने यह भी बताया कि हम डेटा विश्लेषण के माध्यम से और भविष्य में नई तकनीकों का उपयोग करके इकोनॉमिक मॉडल डेवलप कर रहे हैं। ये मॉडल जो है ओवरऑल आपका और बेहतर ढंग से इकोनॉमी को व्यवस्थित करने में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने रेपो रेट में कटौती के कारण क्या है उन पे बात की। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है, सूचना पर आपको गौर करना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, या फिर आपका कोई साथी है, कोई संबंधी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारे नोएडा वाले जो क्लासेस हैं वहां पर नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैचेस की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 21 फरवरी को है, और अंग्रेजी माध्यम का अगला जो बैच है वो 17 फरवरी से है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी जो है मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इकोनॉमिक अगर आप परिदृश्य की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, वो अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो घोषणा की गई है ये वैश्विक अनिश्चितता के बीच में आई है। ग्लोबल लेवल पर आपको काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, और ये अनसर्टेनिटी खास तौर पर अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके चयन की वजह से आई है। आपको याद होगा हमने बात की थी कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाने की बात की है, और बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगा भी दिया है। अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीते दिनों कनाडा पर टैरिफ लगाया था, मेक्सिको पर टैरिफ लगाया था, चाइना पर टैरिफ लगाया गया था। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया गया था। चाइना पर एडिशनल, पहले से बहुत सारा टैरिफ है, इसके एडिशनल 10% टैरिफ लगाया गया था।
हालांकि यहाँ पर आपका कनाडा और मेक्सिको का जो टैरिफ है उसको 1 महीने के लिए टाल दिया गया है, लेकिन चाइना पर अभी भी टैरिफ लागू है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, जैसी सिचुएशन आपको डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखने को मिली थी। क्योंकि जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ लगा दिया है। और इसके साथ साथ चाइना ने अमेरिकन कंपनी गूगल, जो गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, उस गूगल के खिलाफ जो है जांच भी बिठा दी है। तो चाइना भी उसका जवाब दे रहा है। एक तरफ अमेरिका यहां पर लगातार अपनी कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिकली चाइना को काफी ज्यादा कमजोर किया जाए। इस पॉलिसी को आप बेगर दाओ नेबर पॉलिसी के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चाइना यहां पर लगातार कोशिश अमेरिका यहां पर लगातार कोशिश कर रहा है कि चाइना को इकोनॉमिकली कंट्रोल किया जाए, और चाइना भी इकोनॉमिकली उसका काफी ज्यादा जवाब दे रहा है। तो दोनों के बीच में आपको एक व्यापार युद्ध का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो व्यापार युद्ध है ये दुनिया की दो सबसे ताकतवर जो आपकी इकोनॉमीज हैं, दुनिया की जो सबसे ताकतवर मुद्राएं हैं, उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। और जाहिर तौर पर अगर ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं आपस में टकराती हैं तो दुनिया पर भी आपको इनका रिपल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो दुनिया पर भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि भारत इस पूरी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करे, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, वो इसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करती हुई नजर आती है। क्योंकि लगातार भारत की इकोनॉमी पर ये इकोनॉमी को लेकर के बोला जा रहा था, बजट आने से पहले भी बोला जा रहा था, बहुत बार इस पर डिस्कशन हुआ कि हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा चैलेंज वर्तमान समय में, जो सबसे सबसे शॉर्ट टर्म चैलेंज है, वो है आपका डिमांड को बढ़ाना, कंजम्पशन को बढ़ाना। डिमांड हमारी काफी ज्यादा नीचे गई हुई है, काफी ज्यादा कमजोर बनी हुई है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। भारत को जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसे ही नहीं बचते हैं, बहुत सारा टैक्स जो है देना पड़ता है। तो इस पूरी सिचुएशन में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, डिमांड को बढ़ाया जाए। और आपका सरकार ने फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, बजट के माध्यम से डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि 12 लाख तक आपका रिबेट देने की बात की गई है, जीरो टैक्स आपका लगेगा, और भी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। इसके अलावा अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी यहाँ पर अपना डिसीजन लिया है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से डिमांड को और ज्यादा बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये ओवरऑल हमने वैश्विक स्तर पर आपको क्या परिदृश्य देखने को मिलेगा उसकी बात की। अब रेपो रेट कटौती का प्रभाव क्या हो सकता है उसकी यदि हम बात करें, थोड़ा सा इसको डिटेल से हम समझें, तो रेपो रेट घटने से आपका जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है ये आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। इससे ऋण लेने वाले जो लोग हैं, जो आपके लेंडर्स हैं, जो जो ऋण लेते हैं, जो लोन लेते हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और जो लोग ईएमआई देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ईएमआई है ये ईएमआई आपका फिक्स्ड रेट पर नहीं होनी चाहिए, ये ईएमआई आपका फ्लोटिंग रेट पर होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर जो है लोन लिया हुआ है, उनको यहां पर आरबीआई के इस डिसीजन से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो आपका ईबीएलआर वाले लेंडिंग रेट्स हैं इनमें तो फायदा होगा ही, लेकिन जो बैंक आपका एमसीएलआर को फॉलो करते हैं, एमसीएलआर यानी कि बैंक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, इस जो बैंक है आपका इस मेथड को फॉलो करते हैं, वहां पर भी आपको थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यहां पर भी आपका जो लोन है वो थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। अब दो शब्द आपके सामने आए हैं, एक शब्द है आपका ईबीएलआर और एक शब्द है आपका एमसीएलआर। दोनों की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। ईबीएलआर की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, और एमसीएलआर की फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। तो ये ओवरऑल आपका दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो इसमें से जो आपका ईबीएलआर है ये सबसे रीसेंट है, और ईबीएलआर बेसिकली आपका आरबीआई के डिसीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि जब आप आरबीआई जो है वो रेपो रेट में कटौती करता है तो सबसे जल्दी जो इंपैक्ट आता है वो ईबीएलआर बेंचमार्क में आता है, और एमसीएलआर बेंचमार्क जो आपका जो इंपैक्ट है वो आने में थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि आपका ये जो ईबीएलआर है ये प्रत्यक्ष तौर पर आरबीआई के जो रेट्स होते हैं उनसे जुड़ा होता है, लेकिन एमसीएलआर कहीं ना कहीं थोड़ा कम इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यही बेसिक सा डिफरेंस जो है ईबीएलआर और एमसीएलआर में मौजूद है। सबसे पहले अगर आप इसके देखिए तो ये बेसिकली आपका वो मेथड है जिन मेथड्स के आधार पर ये जो एमसीएलआर और ईबीएलआर हैं, ये वो मेथड्स हैं जिन मेथड्स के बेस पर जो आपके बैंक हैं, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। तो बैंक किस मेथड के आधार पर तय करते हैं? बैंक सबसे पहले तय किया करते थे बेस रेट के आधार पर। सबसे पहले मेथड हुआ करता था आपका बेस रेट। बेस रेट आपका आरबीआई की पॉलिसी के प्रति बहुत कम सेंसिटिव था, तो आरबीआई अपनी पॉलिसी में तो परिवर्तन कर देता था, लेकिन बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन नहीं करते थे। फिर इसको चेंज किया गया, इसके बदले हम लेकर के आए एमसीएलआर। एमसीएलआर कंपैरेटिवली ज्यादा सेंसिटिव था,
लेकिन यहाँ पर आपको इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि जब आरबीआई अपने रेपो रेट में बदलाव करता है तो एमसीएलआर में 12 महीने लगते हैं उसको रिफ्लेक्ट होने में। फिर आपका एक और बेंचमार्क इंडेक्स आता है ईबीएलआर। तो ईबीएलआर जो है ये आपका कंपैरेटिवली ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है एमसीएलआर की तुलना में। तो अब जो है आपको अधिकांश बैंक आपकी ईबीएलआर को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो ये आपका दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। फिर जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो रेट में कटौती करेगा, एमसीएलआर और ईबीएलआर को फॉलो करने वाले जो बैंक हैं वो भी अपनी ब्याज दरों में कटौती करेंगे। और आपको पता है कि जब ब्याज दरों में कटौती होगी, आप खुद सोच करके देखिए कि मान लीजिए आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से उधार लेने जाते हैं। आपको पता लगता है कि ब्याज दर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब आपको अगर ये पता लगे कि ब्याज दर कम हो चुकी है तो जाहिर तौर पर आप उधार ले लेंगे और उधार लेकर के आप व्यवसाय शुरू करेंगे। आपके जैसे जो हजारों लाखों लोग हैं वो भी बैंक से उधार लेंगे, वो भी व्यवसाय की शुरुआत करेंगे। तो इससे ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोग और ज्यादा खर्च करेंगे। और जब लोग खर्च करेंगे तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में जो प्रोस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका बढ़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आपको इस पूरे डिसीजन की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर हमने पूरा जो टॉपिक रहा उस टॉपिक को डिस्कस किया। अब अंत में यहाँ पर एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए है। सवाल में पूछा गया है कि मौद्रिक नीति समिति, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि गठित कब की गई थी। सवाल ये है कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है, इसको हेड कौन करता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी नीति आयोग के अध्यक्ष। तो इसको कौन हेड करता है, इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के इस वीडियो के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।